आज की क्लास 10th और 10th की बेटा साइंस में बेटा चैप्टर नंबर 4 का नाम है बाबू कार्बन एवं उनके यौगिक। एकदम बड़े प्यार से समझेंगे, एकदम स्मार्ट क्लास है बेटा आज की। ध्यान से समझना और शुरू से एंड तक वीडियो को जरूर देखना, जिससे कि समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो। ठीक है, ओके। और सभी बच्चे बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को बेटा आगे तक जरूर भेज देना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बेटा आज की क्लास हमारी कौन सी है बाबू। आज की क्लास है यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उनके यौगिक। तो बड़े ध्यान से समझते हैं। देखो सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा, तो बेटा सबसे पहला टॉपिक है आज का चैप्टर नंबर 4। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं एकदम सीक्वेंस से। तो चलेंगे बेटा, देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, चैप्टर का नाम है कार्बनिक यौगिक या कार्बन तथा उनके यौगिक। ओके, सभी बच्चे जानते हैं इस चैप्टर को कि जब हम इस चैप्टर 4 को पढ़ते हैं तो बेटा यहाँ से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, मतलब कार्बनिक रसायन स्टार्ट हो जाती है। बेटा जैसे ही इस चैप्टर में प्रवेश करते हैं माय डियर, तो यहाँ से हमारी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाती है। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में बोलते हैं बेटा कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, दैट क्लियर? यहाँ तक सब बच्चे आराम से समझ रहे हैं? और यदि सब बच्चे आराम से समझ रहे हैं तो बेटा नजर सामने होनी चाहिए सभी की, और समझते रहेंगे, एकदम बड़े प्यार से देखेंगे बेटा आज की क्लास। तो बाबू मैंने आपको बताया अभी कि कार्बनिक रसायन की बात की जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए, तो किसे कहते हैं कार्बनिक रसायन? कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या है? ओके, तो देखेंगे बेटा एक बात और यहाँ पर। कार्बनिक यौगिक का मतलब है सर वे पदार्थ जिनमें भाई कार्बन आ जाता है। मेरे भाई ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, उन यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और भी अच्छे से डिटेल डिस्कस करेंगे आपके साथ। और बेटा यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, कार्बन मतलब इसका संकेत C होता है। उनके यौगिक जैसे बेटा CH4, CH3, CH2OH और बेटा CH3, COCH3, बहुत सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं। NH2, CONH2, राइट? समझ रहे हैं सारी बात? बेटा सभी बच्चे समझ रहे हैं हमारी बात को? ओके, इतनी बात क्लियर? चलिए, अब हमने यहाँ पर देखा चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझ लिया। अब हम समझते हैं बेटा कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परिभाषा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परिभाषा, ठीक है माय डियर? चलिए भाई समझते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परिभाषा। एक बात मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ एक लाइन बेटा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द नहीं लिखा गया है बेटा, कार्बनिक रसायन, इसे आप लिख लेंगे कार्बनिक रसायन। ठीक है बेटा, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा? अथवा में मैंने एक और परिभाषा आपको दी है, उस परिभाषा को और अच्छे से समझ लेंगे। चलिए तो समझते हैं बेटा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। ओके, सब बच्चे समझ रहे हैं क्या? थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे भाई, यहां पर रसायन है तो इसे सही कर लेना। कार्बनिक रसायन कहते हैं, ठीक है? तो एकदम सिंपल सी बात, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। ये और एक परिभाषा है जो मैंने बेटा खुद आपके लिए दी है, और ये एकदम वेरी स्मार्ट डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को जरूर आप लोग समझना और याद करना। एकदम मुझे यकीन है कि आपको मेरे बोलते ही परिभाषा याद हो गई होगी। कुछ ज्यादा हार्ड डेफिनेशन है नहीं बेटा, सिंपल है। अभी मैं आपको बता दूंगा हाइड्रोकार्बन तक। चलिए यहाँ पर, अब हम यहाँ पर एक शब्द आया है कि सर हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो देखते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है सर, किसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं? तो एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। हाइड्रोकार्बन
देखेंगे मेरे भाई। चलिए यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की सबसे पहले मैं एग्जांपल देके आपको परिभाषा बताऊं तो देखिए एग्जांपल के माध्यम से। मैंने कहा हमारे पास कोई कार्बन एक एक तत्व है और दूसरा ये बेटा हाइड्रोजन एक तत्व है। दोनों जब आपस में संयोग करेंगे तो बेटा बना लेंगे CH4। यानी कि परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी सर, वे सहसंयोजी यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एकदम सिंपल सी परिभाषा बेटा। तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और यहां पर ये क्या है माय डियर, तो कार्बन, ये है हाइड्रोजन। एकदम नॉर्मल सी परिभाषा। क्या बोले हम, वे सहसंयोजी यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे सामने लिखा हुआ है CH4। और भी एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, मैं कहूं और भी है CH3, CH2, CH3, ये हो गया। और बेटा C2H6, C2H6 और C3H7, C4H10, ये सब क्या है बेटवा, तो हाइड्रोकार्बन है। और भी मैं आपको इसमें ये बता दूं कि ये हाइड्रोकार्बन, अगर और भी एग्जांपल की बात करें, चलिए और भी बता देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहां पर बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी हाइड्रोकार्बन है। C6H6, ये भी हाइड्रोकार्बन है। अब कौन सा हाइड्रोकार्बन है, कौन सा, मतलब इनके वर्गीकरण में पहुंचेंगे, हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तब समझेंगे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है बेटा, तो देखेंगे। अब नेक्स्ट समझते हैं एग्जांपल। आप सब समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो लिखा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए, वे सहसंयोजी यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एकदम सिंपल लाइन है बेटा। ओके, तो समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बेटा, कार्बनिक यौगिक। सर कार्बनिक यौगिक क्या है, तो हाइड्रोकार्बन के बाद कार्बनिक यौगिक को समझना बहुत जरूरी है। देखिए मैंने कोई एक हाइड्रोकार्बन लिया, जैसे मैं आपको बताऊं बेटा, मैंने एक हाइड्रोकार्बन लिया, मैंने कहा मेरे पास CH4 एक हाइड्रोकार्बन है जो कि बेटा मीथेन है। सब बच्चे जानते हैं ना नॉर्मल, मीथेन गैस एक प्राकृतिक गैस है, एक विषैली गैस भी है जो सड़े गले नालों गंदे स्थानों पर पाई जाती है। ओके, तो चलिए यहां पर समझते हैं। मीथेन को हमने लिया, मतलब ये एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन से जब किसी हाइड्रोकार्बन से हम हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर किसी क्रियात्मक समूह या किसी अन्य पदार्थ को जोड़ देते हैं, ओके, जोड़ देते हैं, तो प्राप्त यौगिक, जैसे मैं कहूं मैंने बेटा इसमें H को हटाया और OH को जोड़ दिया, H को हटाया और OH को जोड़ दिया। मैं एक बार पेन का थोड़ा कलर चेंज करके लिख रहा हूं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। मैंने यहां पर क्या किया बेटा, मैंने H को हटाया और OH को जोड़ दिया बेटा। तो यहां पर क्या हुआ, CH3, एक H निकल जाएगा तो CH3 बचेगा और OH जुड़ जाएगा तो बेटा हो जाएगा CH3OH। इसका नाम क्या हो गया, तो इसका नाम है बेटा मेथेनॉल। ओके, मेथेनॉल। ये क्या है, तो ये कार्बनिक यौगिक है भाई। कार्बनिक यौगिक, ठीक है, बड़े आराम से आप समझ गए होंगे। तो इतनी सी बात समझ गए। अब हम इसकी दें डेफिनेशन, मतलब परिभाषा। तो परिभाषा कैसे बोलेंगे, 2D पॉइंट ध्यान से समझेंगे बेटा। क्या हुआ, जब किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर या विस्थापित कर किसी क्रियात्मक समूह या अन्य पदार्थ को जोड़ते हैं तो जो नए यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। बड़े आराम से आप समझ गए। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है, यूरिया, मीथेन, एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये भी एक सिंपल लाइन है, याद रखेंगे सभी बच्चे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र बनाने की सारणी। कार्बनिक यौगिकों के
संरचना सूत्र बनाने की सारणी क्या है, तो यहाँ पर समझेंगे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सारणी है। इस टेबल को ध्यान पूर्वक समझना बेटा। इस टेबल के माध्यम से हम 3-4 को चीज को समझ सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर तत्व, तत्व का परमाणु क्रमांक, दूसरा बेटा उनका वैलेंसी, उनका बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और उनसे हम समझेंगे संरचना सूत्र जो हमारा मेन टॉपिक है। उसके बाद हम उसमें समझेंगे बेटा संरचना सूत्र। अगर आप सीख जाएंगे तो यकीन के साथ कह सकता हूं आप लोग आईयूपीएसी नेम भी बनाना एकदम सीख जाएंगे। आईयूपीएसी नेम आपको एकदम सिंपल लगेंगे। तो याद रखना, यदि आप आईयूपीएसी नेम बना रहे हैं तो उनके लिए ये संरचना सारणी जरूर आनी चाहिए। किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र यदि आप बना लेते हैं तो उसका आईयूपीएसी नेम बनाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इस सारणी को बड़े ध्यान से समझेंगे बेटा। यहां पर मैंने पहले से आपको एक टेबल के माध्यम से सेटअप करके रख दिया है, इसमें आपको दिख रहा होगा। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में समझाएंगे आपको कि किस प्रकार यहाँ पर तत्व, परमाणु क्रमांक, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, लेविस डॉट सिंबल, संयोजकता, संरचना सूत्र कैसे बनाएं। टेबल को 2D पॉइंट बारी से समझाते हैं सीक्वेंस से। चलिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट देखेंगे बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस टेबल को, क्योंकि ये इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट सारणी है बेटा जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूं। इसके माध्यम से हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नेम बनाएंगे, और उस कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नेम जब ही बना पाएंगे जब सबसे पहले हम संरचना सूत्र बना लेंगे। ठीक है, तो संरचना सूत्र के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है, समझेंगे। अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है, एलिमेंट्स मतलब तत्व। दूसरा कॉलम में आपको लिखना है बेटा परमाणु क्रमांक, जो तत्व लेंगे उनका परमाणु क्रमांक। तीसरे कॉलम में लिखेंगे भाई बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट लेविस डॉट सिंबल, वैलेंसी मतलब संयोजकता। ठीक है बेटा, फिर है हमारा संरचना सूत्र। संरचना सूत्र तो देखेंगे बेटा, यहां पर मैंने आपको बताया था तत्व इसमें कौन कौन सा होगा, तो तत्व को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला एलिमेंट्स होगा कार्बन, फिर बेटा हाइड्रोजन, फिर होगा यहां पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन परिवार के तत्व। हैलोजन परिवार के तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन परिवार के तत्व। हैलोजन परिवार के तत्वों में क्या क्या आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और फ्लोरीन। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा हैलोजन परिवार के तत्व। कितना होते हैं, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये हैलोजन परिवार के तत्व होते हैं। तो चलिए परमाणु क्रमांक इसमें देखेंगे बेटा। यहाँ पर बताओ कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो बेटा कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। हाइड्रोजन का कितना होता है भाई 1, ऑक्सीजन का होता है मेरे भाई 8, नाइट्रोजन का होता है 7, और हैलोजन परिवार के तत्वों का परमाणु क्रमांक यहाँ पर हम किसी एक का लेके चल लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्लोरीन है तो इसका ले लेते हैं 17। क्या समझ में आ रहा है। अब इनको आप, एक रूल होता है बेटा 2, 8, 8, 18, 18, 32, इस हिसाब से तोड़ लेंगे इन किसको, तो एटॉमिक नंबर को। चलिए 6 को तोड़ेंगे, तो सबसे पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। 6 में से 2 गया बेटा, बच गया 4। 1 का मतलब तो वहां पर 1 ही है। 8 को तोड़ेंगे बेटा तो 2,6, 7 को तोड़ेंगे भाई तो 2,5, और 17 को तोड़ेंगे तो बेटा 2,8,2, 8,7, सॉरी यहाँ पर 7। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आप ही मुझे बताइए यहाँ पर बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बेटा यहाँ पर कितना है बताओ। यहाँ पर है सर, नहीं नहीं नहीं, नहीं। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है 4, और यहाँ पर कितना है बेटा 1, यहाँ पर कितना है 6, और यहाँ पर है बेटा 5, और यहाँ पर है 7। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो इसमें 4, 1, 6, 5 और 7। ओके, अब बात करते हैं सर इसमें नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है लेविस डॉट सिंबल। लेविस डॉट सिंबल का मतलब होता है कि
बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को तत्व पर दिखाना। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे, देखिए तो कार्बन है, कार्बन पर बेटा देखेंगे 4 है इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन, तो बेटा यहाँ पर 1 2 3 4, ये हुआ लेविस डॉट सिंबल। लेविस डॉट डॉट के माध्यम से शो कर रहा है ना, डॉट से दर्शा रहे हैं तो वो लेविस डॉट सिंबल होगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर कितना है बेटा 1, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर कितना है बेटा 6 है, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन पर कितना है बेटा, तो 5 1 2 3 4 5। हेलोजन परिवार पर बेटा एक्स पर कितना है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, और ये हो गया बेटा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 है तो यहाँ पर ये 7 हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं सर संयोजकता। तो याद रखेंगे बेटा इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, इसकी संयोजकता। यहाँ पर देखिए एक बात और याद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सिंगल और डबल आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, तो जो डबल के रूप में यहाँ पर देखिए, यहाँ जैसे ये डबल में है, ये डबल में है, ये डबल में है, ये भी डबल में, ये भी डबल में, ये डबल में है, और आप सिंगल भी देख रहे हैं, ये सिंगल है, ये सिंगल है, यहाँ पर सिंगल है। तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन शो हुए हैं उन्हें कहेंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और जो जोड़े के साथ है बेटा यहाँ पर डबल हैं उन्हें कहेंगे पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन। ओके, दैट क्लियर यहाँ तक। तो देखेंगे भाई यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अयुग्मित ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, चाहे वो संयोजकता हो। अपने संयोजकता की बात करूं तो संयोजकता में भी भाग कौन लेंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या भाग लेगा। तो संयोजकता या फिर किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो कौन होगी, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन से ही होते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, सिंगल रूप में कितने हैं, जो सिंगल है, एकल है मतलब अकेले हैं, जो अकेले में है वो गिन लीजिए। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर संयोजकता 4 होगी। आप सब जानते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा, 4 होती है, ठीक है। यहाँ पर बताएं यहाँ पर कितनी है, तो 1 है। यहाँ पर कितनी है बेटा, तो 1 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितने है बेटा, 1 2 3, तो 3 है, और यहाँ पर कितने है बेटा, तो 1 है। दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर संरचना सूत्र समझते हैं। तो कार्बन पर कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, एक बात और याद रखेंगे, यहाँ पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, संरचना सूत्र में भी भाग लेने वाले अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, और बैलेंसी के लिए भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स को ही काउंट किया जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। युग्मित मतलब उनका तो जोड़ा बन चुका है, वो पहले से पेयर है, तो दूसरे के साथ क्या जोड़ेंगे, ये बात आप याद रखेंगे। जो सिंगल है, जो बेटा अकेला है, उसे जरूर हमें यहाँ पर समझना है, आगे मैं समझा दूंगा अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो देखेंगे बेटा यहाँ पर, चलिए तो इसकी संरचना की बात करें तो इस पर 4 है, 1 2 3 4, ये है बेटा यहाँ पर कार्बन की क्या, तो संरचना सूत्र। यहाँ पर हाइड्रोजन का चाहे इधर ले लो इधर ले लो, 1 को शो करना है, बस 1 दर्शाना है। ऑक्सीजन पर कितने बेटा, 2 है, एक ये है, एक ये है। और नाइट्रोजन पर कितने माय डियर, 3, 1 2 3। और हेलोजन परिवार पर कितने, तो 1। क्या समझ में आया इतना, ये हुआ इसका संरचना सूत्र। और इस प्रकार हमारी ये संरचना सूत्र बनाने के लिए जो सारणी है वो कंप्लीट होती है। मेरा मानना ये है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि ये सारणी कैसे है, किन किन तत्वों का हम इलेक्ट्रॉन विन्यास, सॉरी किन किन तत्वों का यहाँ पर हम परमाणु क्रमांक लिखें कैसे, तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। बेटा लाना बोतल उठाना, पूरी टेबल आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेटा। तो देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी हमारे साथ साथ मेहनत करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे एकदम मन लगा के, लगन से, और वीडियो को भी बेटा लाइक करते रहेंगे सभी बच्चे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं एक दो कंपाउंड का यहाँ पर स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, संरचना सूत्र कैसे बनाए। पूरा टेबल आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब भाई अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स किसे है, क्या किसे कहते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मतलब युग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। बेटा अनपेयर को हिंदी में क्या कहते हैं, अयुग्मित। तो ध्यान से समझेंगे, ये अकेले होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अकेले होते हैं। अधिकांशतः प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अधिकांश प्रकार की अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन
कौन से होंगे? तो बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही होंगे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को पुश कर देना मेरे भाई। मतलब अनपेयर बेटा क्या बोले हम, ये अकेले में होते हैं। अधिकांशतः प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। बैलेंसी के लिए मतलब संयोजकता के लिए, किसी भी तत्व की हमें संयोजकता बतानी है तब भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स का योगदान होगा बेटा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स का योगदान होगा भाई। ठीक है, एकदम सिंपल बात। संरचना सूत्र बनाने के लिए अगर हम संरचना सूत्र बना रहे हैं उसमें भी बेटा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स का योगदान होता है। ओके, संरचना सूत्र में भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स का योगदान होता है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर पेयर मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन। पेयर का मतलब आप सब जानते हैं जोड़ा। तो यहाँ लिखा हुआ है ये जोड़े में रहते हैं, ये सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं बेटा। यहाँ पर ना तो ये बताएंगे सर संयोजकता, ना तो ये संयोजकता में भाग लेंगे और ना तो ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे। ओके, और ना लगभग संरचना सूत्र में भाग लेते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र बना रहे हैं तो उसमें भी पेयर इलेक्ट्रॉन्स भाग नहीं लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हम एक आध कंपाउंड की यहाँ पर देख लेते हैं कि संरचना सूत्र कैसे बनाएं। तो देखिए बेटा, जैसे मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड ले लिया, सपोज सबसे पहला मैंने लिया यहाँ पर CH4। अब आप मुझे बताओ ये जो CH4 है वो एक मीथेन गैस है और ये इसके पास 4 हाइड्रोजन है। एक बात याद रखना बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक खासियत है, मैं आपको इसमें छोटी सी बात बता दूं कि कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे का भाई साथ नहीं छोड़ते, एक दूसरे के साथ में ही रहते हैं। ये बात याद रखना भाई। ठीक है, एक दूसरे के साथ में ही रहते हैं। कौन? कार्बन और हाइड्रोजन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खासियत है। कार्बनिक रसायन विज्ञान के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं। जहां कार्बन वहां हाइड्रोजन। क्या समझ में आया बेटा? एक प्रकार से मैं आपको बता दूं, कार्बन है क्या तो वाइफ और हाइड्रोजन है तो हस्बैंड। इससे आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यानी हस्बैंड वाइफ आपको पता है वैसे भी साथ साथ रहते हैं, तो इसका मतलब है ये भी अपना एक दूसरा साथ नहीं छोड़ते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। इसको आप माइंड में बिठा लीजिए, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मुख्य तत्व है, कार्बनिक रसायन के महत्वपूर्ण तत्व हैं। इनके बिना कार्बनिक रसायन अधूरी है बेटा, इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए, अभी अभी हमने समझा था कि कार्बन यहाँ पर कितना बेटा, यहाँ पर 1 है और कार्बन के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 हैं। 4 हाइड्रोजन है तो इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ है और इससे ये जुड़ा हुआ है। ओके, और इससे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला यानी कि संरचना सूत्र। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है, अरे आज की एक ही स्लाइड थी इसमें खाली। मेरे पास एक दूसरा एग्जांपल है, C2H5OH का स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको बनाना है, मतलब संरचना सूत्र बनाना है। तो बताइए क्या होगा? कार्बन 2 है तो 2 लिख लीजिए, इसके पास 4 अनपेयर है, इसके भी पास 4 अनपेयर। हाइड्रोजन इधर 3 लगा दो, इधर 3 लगा, इधर 2 लगा दो बेटा, इधर ये 3 लगा दिए, इस पर 2 लगा दो और ये इससे जोड़ दो। ऑक्सीजन डायरेक्ट इससे जोड़ दो, इस पर 2 होते हैं ऑक्सीजन पर, आपको पता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो एक से ये कार्बन जुड़ जाएगा और एक से ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला C2H5OH का। और भी मैं आपको बताऊं तो चलिए और यहाँ पर बता देते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ बेटा, मेरे पास एक कंपाउंड है NH2CONH2 और इसका स्ट्रक्चर आपको बताना है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे, N हमारे पास 1 है, इधर C 1 है और इधर N 1 है बेटा। इसके पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास 4 होते हैं, इसके पास 3। ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे ये इससे जुड़ा हुआ है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। आप देख लीजिए ना फॉर्मूले में NH2 तो 2 हाइड्रोजन। अब इसके भी पास 2 हाइड्रोजन है बेटा, इस N के पास। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को यहाँ ले आएंगे और आप जानते हैं ऑक्सीजन के पास अनपेयर कितना होते हैं? 2 होते हैं। तो ये दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। या करके अगर लिखना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे भी बना सकते हैं बेटा, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। या करके और बनाना चाहें तो और भी बना सकते हैं, NH2 और C डबल बॉन्ड O। ऐसे भी इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना सकते हैं। दैट इज फाइनल।
समझ में आ रहा है बेटा? तो ये हुआ हमारा संरचना सूत्र बनाने के लिए सारणी। और अगर आपको संरचना सूत्र आ रहे हैं तो आप आईयूपीएसी नेम भी बड़े आराम से बना लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी बेटा आईयूपीएसी नेम बनाने में। आईयूपीएसी नेम में आगे आपको सिखाऊंगा। ओके, आप पहले पूरा जाके रिवाइज कीजिए घर पे और होमवर्क कीजिए संरचना सूत्र पर, और संरचना सूत्र तरह तरह के कार्बनिक यौगिकों का बनाकर देखिए। और उसके बाद यदि कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं आपको उसका पूरा डिटेल के साथ समझाऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और सभी बच्चे पढ़ते रहेंगे एकदम मन से, वीडियो को लाइक कर देंगे प्लीज। चलिए, धन्यवाद।